वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्नेहा सिंह और आज हम पढ़ेंगे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेकेंड चैप्टर यानी द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी 2020 सिलेबस। यानी 2020 सिलेबस हमारा चेंज हो चुका है। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में समझा दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं। और अब हम अपने 2020 न्यू सिलेबस के हिसाब से जो है सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे यानी दो ध्रुवीयता का अंत, और इसमें हमारे कुछ जो है सब टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं या फिर ओवरव्यू जिसे हम कहते हैं कि बर्लिन में एक वॉल थी और ये वॉल जो है डिवाइड करती थी बर्लिन को दो पार्ट्स में, द ईस्ट बर्लिन एंड द वेस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन जो था वो यूएसएसआर के साथ था एंड दे फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, और वेस्ट बर्लिन जो था वो हमारा यूएसए के साथ था एंड दे फॉलो द कैपिटलिज्म। ये वॉल बनी थी हमारी 1916 में और ये 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल थी। और इसको कब और क्यों तोड़ा गया? इसको तोड़ा गया तब जब जो ईस्ट बर्लिन वाले लोग थे जो कि सोशलिज्म को फॉलो करते थे, उन्हें ये लगा कि भाई सोशलिज्म में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, हमसे ज़्यादा अच्छे जो है हमारे कैपिटलिस्ट कंट्री हैं। तो अब हमें भाई इस वॉल को तोड़ना होगा और हम अब जो है ईस्ट बर्लिन के साथ शामिल हो रहे हैं। तब उन्होंने ये वॉल तोड़ी और ये टाइम था 9 नवंबर 1989 में ये वॉल जो है टूट गई। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सोवियत प्रणाली क्या थी, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। हमें पता है कि यूएसएसआर जो था वो 15 देशों का एक ग्रुप था। हमें ये भी पता है कि यूएसएसआर जो एक टाइम था जब ये सुपर पावर कहा गया, यानी यूएसए की टक्कर का देश। कोल्ड वॉर का हमने चैप्टर पढ़ ही चुके हैं, पिछला चैप्टर हमारा यही था, द कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइज मूवमेंट। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यूएसएसआर की जो वहाँ की सोवियत सिस्टम था वो क्या था, सोवियत प्रणाली वहाँ की क्या थी। तो ये 15 देशों का एक समूह था और ये जो है समाजवादी यानी कैपिटलिस्ट को ना फॉलो करके सोशलिज्म को फॉलो करता था या फिर कम्युनिज्म को फॉलो करता था। और ये 1970 में समाजवादी क्रांति के बाद ही अस्तित्व में आया और ये जो है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में बनाया गया था। और यूएसआर हैव अ ओनली वन पार्टी सिस्टम, दैट पार्टी इज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और यूएसआर जो था वहाँ पे सारी ऑल थिंग्स आर पब्लिक बिकॉज दे फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो वहाँ हर चीज़ सरकारी होती थी, खाने से लेकर पहनना, घूमना, ओढ़ना, यानी हर चीज़ गवर्नमेंट की थी, वो जब चाहे जिससे उतरवा ले। इससे एक बेनिफिट था कि सब लोगों में इक्वालिटी थी, अनइक्वालिटी कहीं नहीं थी, यानी जो था सरकार का था, कोई भी अपना नहीं था। और इन द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर सम अदर कंट्रीज ऑल्सो एडेड विद यूएसआर, जिन्हें हमने अलायंस बोला पिछले चैप्टर में। तो अलायंस जो थे क्यों बनते थे ये भी हमें पता है, क्योंकि यूएसआर जो था उन्हें इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हेल्प करता था, ये हमने पढ़ा था। और दिस ग्रुप वी से इन वार्सा पैक्ट के थ्रू ये सारे अलायंस हमारे बने थे। अब हम बताएंगे आपको इस चैप्टर में कि यूनिक फीचर क्या थे सोवियत यूनियन के जो वही सुपर पावर बन के आया। तो कॉम्प्लेक्स गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी वहाँ पे जो है संचार माध्यम बहुत अच्छा था। और मैनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अलायंस वो इसीलिए बनाते थे क्योंकि उन्हें रिसोर्सेज वहाँ से अवेलेबल होते थे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर गुड था, वहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, उनकी खुद की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बनाई जाती थी, यानी कि वो जैसे फ़ोन कार्ड्स इंडिया बाहर से मंगवाता है वो लोग ये काम नहीं करते थे, वो अपने सारे प्रोडक्ट खुद बनाते थे, जिसे हम कहते हैं ना घरेलू उत्पाद। तो उनके देश में अपना खुद का घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी। हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर सर्विस में भी ये अच्छा था। अब सोवियत संघ के हम डिसइम्पैक्ट फीचर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ जो ये इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसमें ऐसी क्या कमियां थी। तो सोवियत सिस्टम सबसे पहले तो इसमें जो है हार्ड रूल था, तानाशाही सरकार, अथॉरिटेटिव जिसे हम कहते हैं, नो डेमोक्रेसी, कोई लोकतंत्र नहीं था, विचार और अभिव्यक्ति की किसी को भी स्वतंत्रता नहीं थी यहाँ। और यूएसआर में आने वाले जो 14 देशों ने एक मांग भी की थी, उन मांगों को खारिज कर दिया गया था, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। इससे भी इसका एक डिसइम्पैक्ट समझ में आया। टेक्नोलॉजी भी यहाँ कम थी कंपेयरिंग टू वेस्ट कंट्रीज़ और यूएसए के कंपेयर में टेक्नोलॉजीज़ कम थी, यूएसए ज़्यादा आगे था।
दूसरा, यहाँ पे जो था इंफ्रास्ट्रक्चर लूज़ हो गया था। हमने पढ़ा कि 1979 में, यहाँ देखिए आप बुक में लिखा हुआ है, गिवन है कि 1979 में अफ़गानिस्तान ने अटैक किया, यानी अफ़गानिस्तान पे अटैक करा गया बाय सोवियत यूनियन के थ्रू। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, क्या इसके इफ़ेक्ट्स निकल के आए। जो सोवियत यूनियन थी उसकी टेक्नोलॉजी में यानी प्रौद्योगिकी में कमी आ गई, प्रोडक्टिविटी घट गई यानी उत्पादकता कम हो गई, खाद्यान्न अब जो है दूसरे देशों से मंगाने पड़ रहे थे, उन्हें खाने का सामान जो है दूसरा कंट्रीज़ जो थे वो सप्लाई कर रहे थे। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी पूरी तरीके से लड़खड़ा गई थी और बाद में ये सुन पड़ गई। यहाँ पे लाइन आप देख सकते हो कि अंतिम वर्षों में ये व्यवस्था जो है लड़खड़ा गई और अंततः ठहर सी गई यानी सुन पड़ गई। अब हम पढ़ेंगे, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, यानी कि अब हम जानेंगे गोर्बाचेव कौन थे, उनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन आखिर कैसे हो गया। तो माइकल गोर्बाचेव जो थे ये 1980 में सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव बने थे। ये लोगों को बताना चाहते थे, इन्होंने 2 रिफॉर्म्स लाना चाहते थे एंड द 2 रिफॉर्म्स आर दीज। ये लोगों को बताना चाहते थे कि जो वेस्ट कंट्रीज आर वेरी एडवांस और डेवलप्ड इन अ टेक्नोलॉजी लाइक USA कंपेयरिंग टू ईस्ट कंट्रीज़, ओके, और दे वांट टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, यानी वो बताना चाहते थे कि जो पश्चिमी देश हैं वो हमसे ज़्यादा प्रौद्योगिकी में विकसित हैं और वो लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते थे, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको हो, ये बात उन्होंने की थी। अब लोगों तक तो ये बात बस चिंगारी लगाने की देर थी, क्योंकि लोग चाहते थे, क्योंकि वो इस 70 साल में पूरा, हमें पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक राज किया, तो लोग ये देख के परेशान हो गए थे कि ना तो हमें भाई बोलने की कोई स्वतंत्रता है, ना तो हमारे पास खुद की अपनी ज़मीन है, सब चीज़ तो भाई सरकारी है, सरकार जो चाहे वो करे, यानी एक तानाशाही, अथॉरिटेटिव। तो ये सब देखकर लोग परेशान हो गए, तो उन्हें तो गोर्बाचेव की बातें बहुत सही लगी। अब पूर्वीय यूरोपीय देश जो थे, जो सोवियत संघ के खेमे का हिस्सा थे, अब उन सभी देशों ने USSR को अपोज करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक सिस्टम गिरने लगा, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। अब आपको मैंने बताया कि गोर्बाचेव बॉट 2 रिफॉर्म्स पॉलिसीज़, एक इकोनॉमिक एंड दूसरा था डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश। अब कुछ लोग तो इससे बहुत खुश थे, जो कि ये चाहते थे, लेकिन जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने इसका अगेंस्ट किया, इसका अपोज़ किया। उन्होंने क्या किया, 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ने तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, और वो मिलिट्री को ले आए और उन्होंने कहा कि अब आप संभालो, और गोर्बाचेव को हटा दिया। आम जनता जो है मिलिट्रीशिप के फेवर में पहले से ही नहीं थी और उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो यहाँ से एक मन में फूट जैसे कहते हैं वो पड़ गई। लोग जो थे वो गोर्बाचेव को चाहते थे, पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे वो मिलिट्री को ले आए और अब मिलिट्री कमांडर्स वो सब देख रहे थे। इसी टाइम एक नेशनल हीरो निकल कर आए, जैसे आपको पता है इंडिया के भी नेशनल हीरोज़ थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दे आर द नेशनल हीरोज़। इसी तरीके से यहाँ पर भी नेशनल हीरो आए और वो थे बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। बोरिस येल्त्सिन ने ये एक नेशन के लीडर बनकर आए और उन्होंने एक पार्टी, जो पॉपुलर इलेक्शन था उसमें पार्टिसिपेट किया और ये रशिया में हुआ था और वो जीत भी गए। रशिया से आप देखो, आप धीरे धीरे जो है पावर जो है ईस्टर्न की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन तभी जो है दिसंबर 1991 में एक ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से रशिया जो है या USSR पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने अपने आप को USSR से अलग कर दिया। इन तीनों ने कह दिया कि सोवियत यूनियन इज़ बैंड, कम्युनिस्ट पार्टी इज़ बैंड एंड वी अडॉप्टेड कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इन्होंने कह दिया कि भाई सोवियत यूनियन अब ख़त्म हो चुका है और हमारा भाई कम्युनिस्ट पार्टी ख़त्म हो गई है और हम भाई कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं। अब इनकी बात से जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री थे वो तो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो पहले से ही चाहते थे, वो वेस्ट को देख रहे थे तो वो कैपिटलिस्ट होना चाहते थे। पर इससे सबसे ज़्यादा गहरा असर पड़ा हमारा, जो हमारे मिडिल सेंटर कंट्रीज़ थे, सबसे ज़्यादा सेंट्रल एशियन जो कंट्री थे हमारे, वो इससे बहुत
खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक थे और वो इन्हीं बड़े बड़े कंट्री रशिया जैसे, यूक्रेन जैसे कंट्रीज़ पे डिपेंड थे। अब डिक्लेयर होता है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया है और यूएसआर अब ख़त्म हो गया है। आफ्टर द यूएसआर एंड सीआईएस फॉर्मेशन, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। अब जो कंट्री अलग हुए थे उनको ये नाम दे दिया गया, यानी जो डिसइंटीग्रेट हो चुके थे कंट्री यूएसआर से, उनको ये नाम दे दिया। अब यूएसआर तो ख़त्म हो गया, सुपर पावर का एंड हो गया। यूएसआर के जो यूएसए की टक्कर का देश था, सुपर पावर जिसे आप कहते हैं, अब वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। तो देशों को अब क्या बात आई कि जो 15 देशों की मिलिट्री थी और जो 15 देशों ने भाई न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए थे मिलके, और जो उन्होंने ट्रीटी साइन की थी, अब वो कौन देखेगा? उन सब का क्या होगा? या ट्रीटी वो ख़त्म कर दी जाए? सारे न्यूक्लियर बॉम्ब तो ऐसे फेंके नहीं जा सकते, ना ख़राब किए जा सकते, तो अब उनका क्या होगा? तो नाउ जो रशिया सक्सेसर बना, या रशिया बिकम अ सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, यानी रशिया जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। यू सी इन अ बुक कि सोवियत संघ का जो है अब उत्तराधिकारी कौन था? जो हमारा रशिया बन चुका था। यानी अब रूस की सुरक्षा परिषद सोवियत संघ की सीट मिली रूस को। रूस के पास अब सारे, जो रशिया के पास हमारे एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स सारे अब रशिया के हाथ चले गए। 15 देशों का इकलौता अब हेड जो था वो रशिया बन चुका था। रशिया अब जितनी भी ट्रीटी जो साइन की गई थी यूएसएसआर ने, वो अब सारी रशिया उनकी जिम्मेदारी लेगा। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सारी शक्ति जो है रशिया के पास आ गई, और इसीलिए हम कहते हैं कि आज भी यूएसए की टक्कर का कहीं ना कहीं रशिया भी एक कंट्री है। तो अब हम वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, वाई वॉज द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। इस टॉपिक को अब हम ध्यान से पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, आखिर क्या ऐसे रीजंस आ गए कि सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया। ये क्वेश्चन हमेशा हमारे एग्जाम्स में भी आता है कि व्हाट वाज द यूनिक फीचर ऑफ सोवियत यूनियन कोलैप्स। तो अब मैं आपको यही बताऊंगी। सबसे पहले रीज़न तो ये था कि वहाँ बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, करप्शन बढ़ चुका था, लोगों को अब फ्रीडम चाहिए था, क्योंकि 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी को रूल किया, तो वो देख देख के अब ऊब सा गए थे, तो उन्हें डेमोक्रेसी अब चाहिए थी। और दूसरा, सोवियत संघ की इकोनॉमी जो थी, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। सोवियत आइडियोलॉजी जो फॉलो करते थे, तो इकोनॉमिक स्टैटिग्रेशन आने के बाद हर चीज़ सरकारी हो, ये सब उनको अब वो हेल्प्स नहीं मिल पा रही थी। ना तो अब उन्हें खाना पीना ढंग से मिल पा रहा था, ना ही वो अच्छे से सरवाइव कर पा रहे थे। तो वहाँ के लोग ये सोचने लगे कि भाई हम कहाँ से अच्छे हैं, हमारा मतलब जो सिस्टम है किधर से अच्छा है, हमारे पास ना तो खुद की ज़मीन है, ना अच्छा खाना पीना मिल रहा है, तो हमारा सिस्टम अकॉर्डिंग टू वेस्ट कंट्रीज़ कहाँ से ठीक है। तो एक अब आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ जो इनकी इकोनॉमी लड़खड़ा गई, यानी अर्थव्यवस्था में गतिरोध इनका क्यों आया। तो इसमें भी हमारे 3-4 पॉइंट होंगे, क्योंकि सबसे पहले जब कोल्ड वॉर हो रही थी तो रशिया ने यानी यूएसएसआर ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया मिलिट्री पे और एटॉमिक बॉम्ब पे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में इन्होंने खूब पैसा खर्च किया। ये भूल गए कि इनके यहाँ सोशलिज्म नाम की भी कोई चीज़ है, हर चीज़ सरकारी है, इन्हें सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ये सिर्फ मिलिट्री पे अपना पैसा खर्च करने लगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, यानी इनके दिमाग में बस अब कंपटीशन बढ़ चुका था। दूसरा था, इन्होंने सैटेलाइट स्टेट्स बनाए थे ईस्ट यूरोप में, उसके अंदर भी इन्होंने उसका डेवलपमेंट में खूब पैसा खर्च किया। एंड द थर्ड वन इज़, कोल्ड वॉर के टाइम जब इन्होंने अलाइंस बनाए थे, तो इन्हें इन अलाइंस को वो लोग पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और आप कह सकते हो प्रोटेस्ट करते थे, और इन्हें वेपन भी प्रोवाइड करते थे। तो इसमें भी इन्होंने खूब पैसा खर्च किया। और अब लोगों को ये पता लगने लगा कि यूरोपियन कंट्री जो है हमसे ज़्यादा डेवलप हैं, वो हमसे अच्छा जीवन जी रहे हैं एज़ कम्पेयर टू देम। इसलिए उन्होंने कहा दैट दे वांट टू दी डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेशन, यानी अब हम विघटन चाहते हैं भाई, हमारी तो लाइफ अच्छी है ना, हमारे पास भाई खुद की ज़मीन है, और अब तुम खाना पीना भी अच्छा नहीं दे रहे हो, तो बस हमें तो भाई डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए।
जब से सोवियत संघ बना था वहाँ के लोगों को दिखाया जाता था दे आर बेटर देन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, लेकिन जब उन्हें यूएसए से बेटर हैं और जब उन्होंने अपनी आंखों से रियलिटी देखी देन दे वर शॉक्ड, और उन्हें पॉलिटिकली यानी राजनीतिक और सोशोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक रूप से भी धक्का लगा। ये भी आपकी बुक में लाइन गिवन है, मैंने अंडरलाइन कर रखी है कि उन्हें ये बताया जाता था कि भाई तुम सबसे, हमारी जो कंट्री है वो सबसे अच्छी है, यूएसआर इज़ बेटर देन ईस्ट कंट्रीज़। और जब भाई गॉर्बेचोव के रिफॉर्म्स में पहला रिफॉर्म आया कि जो वेस्ट कंट्री है वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं, वहाँ के लोग भी अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो लोगों की आंखें एक तरीके से खुल गईं और उन्हें ये बहुत बड़ा धक्का भी लगा कि भाई हम किस अंधविश्वास में जीते थे। अब वहाँ का जो प्रशासन था वो गतिरोध प्रशासन था, यानी कि भाई वहाँ के लीडर्स कुछ भी करें उनकी कोई आलोचना नहीं कर सकता, उनके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, उनका कोई अपोज नहीं कर सकता। वो कितनी पार्टियाँ करें, कुछ बोले, कोई भी ऑर्डर दे, कोई उनके अपोजिट खड़ा नहीं हो सकता। फिर गॉर्बेचोव ने अपने जो न्यू रिफॉर्म्स लाए उन सब बातों को देखकर उन्हें हटा दिया गया था कि इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी और सेट आउट द मेन रिफॉर्म्स। तो लोगों के अब जो था, जो लोग जो है हाथों से निकल गए। गॉर्बेचोव को कई लोगों ने फेवर भी किया और कई लोगों ने इनको जो है अपोज भी किया। अब जो फेवर किया उन्होंने तो कहा कि भाई गॉर्बेचोव जो थे वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे, यानी जो वहाँ की जो जनता थी, हम कह सकते हैं पॉपुलेशन, जो नॉर्मल लोग थे, सेकंड क्लास लोग, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे, इन्होंने हमारे बारे में कुछ जल्दी नहीं सोचा और ये टाइम लगा रहे थे। और जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने ये कह दिया कि भाई गॉर्बेचोव बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा था, इसको रिफॉर्म्स लेना नहीं आ रहा था और ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बदलनी चाहिए थी, और शायद इसी की वजह से डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब भाई इन दोनों बातों के बीच में बेचारे गॉर्बेचोव तो फंस गए और इसी को टग ऑफ वॉर के बीच में वे दोनों का सपोर्ट खो देते हैं। इन दोनों बातों को हम कहते हैं टग ऑफ वॉर, एंड टग ऑफ वॉर में वो दोनों का ही सपोर्ट खो देते हैं और उनके जो रिफॉर्म्स होते हैं वो फॉल हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन की परिणतियाँ क्या थी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बुक्स में यहाँ कुछ डेट्स दी गई हैं, जैसे 1990 वाली, मार्च 1990 और जून 1991, ये सारी डेट्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा, देन यू क्लियर द चैप्टर इजीली। एंड सो नाउ वी स्टार्टेड अवर नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन की परिणतियाँ क्या थीं। तो पहले हमारे पास दो सुपर पावर्स थी, यूएसए एंड द यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो इस चैप्टर का नाम ही इसीलिए हमारा पड़ा है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, यानी दो विश्व ध्रुव का अंत। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड टूटने के बाद कोल्ड वॉर का कंपटीशन यानी दो सुपर पावर्स के बीच जो हॉड़ मच रही थी कंपटीशन की, हम तुमसे किसी से कम हैं, ये बात अब ख़त्म हो गई और कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी को बेटर माना गया कंपेयरिंग टू सोशलिज्म और कम्युनिज्म। हथियारों की हॉड़ एक तरीके से पूरी बंद हो गई, गुटों का निर्माण अंत हो गया और एक नई शांति या संभावना का जन्म हुआ। नाउ पीस इज एस्टैब्लिश्ड। अब लोग सोचने लगे, अब लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता है, तो एक चीज़ ये सोचने लगी कि अब वर्ल्ड जो है यूनिपोलर वर्ल्ड रहेगा या फिर भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, यानी आइदर वी लिव इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड और वी लिव इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो तभी यूएस हेजेमोनी एक वर्ड निकल के आया, यानी यूएसए की शक्ति या यूएसए की हेजेमनी आया और यूएसए ने अब सुपर पावरफुल कंट्री था और कुछ उसने इंस्टीट्यूट बनाए जिसे हम कहते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अब जो ये विघटित 15 देश हुए थे यूएसआर से अलग, उनकी जो इकोनॉमिक वीक थी उनकी हेल्प किसने की, हमारे यूएसएसआर ने उनकी यूएसए ने यानी जो वर्ल्ड बैंक थे और आईएमएफ ने उन्हें संभाला। और अब इन 15 देशों ने क्या कहा कि उन्होंने जो है लिबरल डेमोक्रेसी को अपना लिया था और अब वो कैपिटलिज्म फॉलो करने लगे थे। अब कैपिटलिज्म फॉलो करेंगे तो भैया यूएसए तो हेल्प करेगा ही, क्योंकि यूएसए इज़ ऑल्सो फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। तो वो 15 देशों की इन हेल्प करने लगा। और जो साम्यवादी शासन के बाद जो अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर शॉक थेरेपी। हमें पता है कि वीडियो बहुत लॉन्ग होती जा रही है क्योंकि चैप्टर लेंदी है, हमें इसे शॉर्ट्स में पढ़ना है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, पर पॉइंट सारे क्लियर हैं। अगर आपको कहीं फिर भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स में करके पूछ सकते हो। हाँ, सो नाउ वी स्टार्टेड आवर नेक्स्ट टॉपिक
दैट शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी क्या है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। शॉक थेरेपी कहते हैं ट्रांजिशन, यानी एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाना। यानी कि जब ये कंट्री कम्युनिज्म से निकलकर कैपिटलिज्म की तरफ मूव किए, उन्हें हम कहते हैं शॉक थेरेपी। ठीक है, इसमें जो है अब शॉक थेरेपी में क्या क्या चीज़ें आई, इसमें प्राइवेट ओनरशिप आ गई, रूटिंग आउट द अर्लियर स्ट्रक्चर, जो हमारे पहले गवर्नमेंट के बनाए हुए इंडस्ट्रीज़ थी, हॉस्पिटल्स थे, वो सब अब प्राइवेट के हाथ में चले गए। यूएसए की ट्रेड अलाइंस जो थी, यानी यूएसएसआर ने जो ट्रेड अलाइंस की थी, जो रशिया संभाल रहा था, ट्रिटीज़ जो साइन की गई थी, अब जो वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने वो उन्हें एंड कर दिया। और जितनी भी यूएसएसआर की कंट्री निकली उन्हें वेस्ट से जोड़ दिया गया, और यानी अब उन्हें वेस्ट को जो है अकॉर्डिंग टू ईस्ट ज़्यादा डेवलप पहले से ही माना गया, तो उन्हें जो है वेस्ट के साथ जोड़ दिया, और वेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बिकम देयर लीडर्स एंड गाइड देम। यानी जो वेस्ट की कंट्री थी और यूएसए उनका भाई दादा बन गया, उनका गाइड करने वाला टीचर बन गया, और अब जो ईस्ट की कंट्री थी वो डिपेंड रहती थी टू द वेस्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, शॉक थेरेपी के परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी जो है जनता का उपभोग के उस आंदोलन तक नहीं ले गई जिनका उनको वादा किया गया। यानी लोग सोच रहे थे कि भाई सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगी, यानी हमारी खुद की प्राइवेट ओनरशिप आ जाएगी तो एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ ख़राब होता चला गया। लोगों के बीच में एक लाइन खिंच गई, दैट्स इज़ अ लाइन ऑफ अनइक्वालिटी, और गरीबी और अमीरी में डिफरेंस आ गया। लेकिन जब यूएसएसआर वाली जब ये आइडियोलॉजी फॉलो करते थे कम्युनिज्म की, तब ऐसा कुछ नहीं था। अब लोगों को ये लगने लगा कि भाई हम जैसा सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ एक वर्ड दिया गया है हमें, महाबिक्री। तो महाबिक्री कुछ नहीं है, गराज सेल यहाँ दिया है। पहले गराज सेल बताऊंगी आपको कि गराज सेल थी कि जो इंडस्ट्रीज़ और हॉस्पिटल्स और स्कूल स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग जो बिक रही थी, जो कि पहले गवर्नमेंट की थी, वो इतने सस्ते दामों में बेची जा रही थी, बोली लग रही थी उनकी, जिसको हम गराज सेल यानी वर्ल्ड की सबसे सस्ती सेल के नाम पे हम कह सकते हैं। उन इतनी महंगी महंगी इंडस्ट्रीज़ को इतने सस्ते में बेचा जा रहा था, और जो लोगों को अधिकार पत्र दिया गया था वो भी लोगों ने ब्लैक करके बेच दिया। और क्योंकि लोगों के पास पैसा तक नहीं रहा कि खाना खा सकें, तो उन्होंने अधिकार पत्र को बेचा और कुछ पैसे। सो नाउ डिसइंटीग्रेशन के बाद हम देख सकते हैं कि 1990 में जो और 1989 जब हुआ, तो 1990 में 1989 के बाद तो और जीडीपी गिर गई, उसकी 10% भी नहीं रही, यानी सकल घरेलू उत्पाद जो था हमारा वो गिर चुका था पूरी तरीके से, जीडीपी हमारी गिर गई। और इसके बाद जो हुआ, अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया, यानी यहीं से हमारी अनइक्वालिटी का जन्म हो गया। और जो है हमारा जो हम कहते हैं एक अमीरी गरीबी जो डिफरेंस, ये बात यहाँ से सामने आने लग गई। पहले सब कुछ इक्वल था, देन ये जो डिफरेंसेस आज तक हमारे सोशल में है, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं, ये सब यहीं से एक तरीके से इसका जन्म हुआ। ये चैप्टर मैं एंड कर रही हूँ, द फर्स्ट पार्ट इज़ एंड नाउ, सेकेंड पार्ट मैं जल्द ही आप लोगों के लिए बना दूंगी। मुझे सब्सक्राइब कर आप देख सकते हो मेरा सेकंड पार्ट, जो हमारे सब टॉपिक्स इसमें ऐड हुए हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं एक बार दोबारा रिवाइज़ करा दूंगी भाई हमारे कौन से टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, हमें क्या क्या अभी पढ़ना बाकी है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। वैसे मैंने पॉलिटिकल का सिलेबस की वीडियो बना चुकी हूँ, और हाँ ज्योग्राफी का भी फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, वो भी आप पढ़ सकते हो। हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास 12 वो भी चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के लाइक शेयर करके ये सब देख सकते हो। हाँ, इस चैप्टर के मैं आपको सब टॉपिक्स बता दूं, अभी हमें इसमें सेकंड पार्ट की वीडियो में पढ़ना है यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, गल्फ वॉर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो हम इसमें थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब किया है कि डिसइंटीग्रेशन के बाद CIS का फॉर्मेशन हुआ। और द लास्ट टॉपिक इज़ 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा इसको। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मुझे पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए।